हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो हमने डिस्कस किया था कि कैसे गांडीव मिसाइल के साथ इंडियन एयरफोर्स को एक अनमैच्ड एज मिलने वाला है इस रीजन में, जो कि रेंज और कैपेबिलिटी में होगा। और इंडियन एयरफोर्स की जो बियॉन्ड विजुअल रेंज फाइटिंग कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा एनहेंस होगी। हमने डिस्कस किया था कि कैसे इसके काउंटर में पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं है और वो चाह कर भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके जो सपोर्टर हैं उनके पास खुद इसके अगेंस्ट कोई वेपन नहीं है। तो सिनेरियो को डिस्कस करते हुए हमने पाकिस्तान की कैपेबिलिटी को भी डिस्कस किया था, जिसके अंतर्गत हमने बताया था कि इनके पास फिलहाल के लिए PL-15 मिसाइल है, जो कि ये अपने J-10 से फायर कर सकते हैं, जहां पर अगेन रेंज 145 किलोमीटर के अप्रॉक्स की है। और ये कंपैरेबल होगी अस्त्र मार्क 2 से गांडीवम या फिर गांडीव के कंपैरिजन में नहीं है। और बाकी इन मिसाइल के JF-17 से यूज होने पर भी हमने डाउट्स उठाए थे। तो एक रिपोर्ट की काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, जो कि एयरफोर्स मंथली मैगजीन में पब्लिश हुई है, जहां ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का जो JF-17 ब्लॉक 3 है ये PL-15 की पूरी कैपेबिलिटी को यूटिलाइज नहीं कर सकता। इसके पीछे रीजन जो है ये इस एयरक्राफ्ट का वीक रेडार है। तो पर्सनली हमने इस मैगजीन में इस रिपोर्ट को नहीं पढ़ा है, तो ये कितनी सही है इसको हम वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो बात लगी है उसको ज़रूर वेरीफाई किया जा सकता है। तो हमें पता है कि JF-17 में जो रडार लगा हुआ है ये एक एयर कूल्ड AES से रडार है, जो कि इसकी कैपेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा लिमिट कर देता है। और 5 मीटर स्क्वायर RCS ऑब्जेक्ट के लिए रेंज यहाँ पर मोस्ट लाइकली 150 किलोमीटर की बताई जाती है डिटेक्शन की। और आजकल के जो मॉडर्न फाइटर्स हैं, जो कि 2 मीटर स्क्वायर से 0.5 मीटर स्क्वायर तक के RCS वाले होते हैं, यहाँ पर हम 4.5 जन प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, वो तो और कम रेंज में डिटेक्ट हो पाएंगे, जो कि 80 से 120 किलोमीटर के अप्रॉक्स होगा। वहीं पर PL-15 की मैक्सिमम रेंज एक्सपोर्ट वर्जन की 145 किलोमीटर बताई जाती है। तो वैसे ही रडार की जो डिटेक्शन रेंज है ये मिसाइल की मैक्सिमम रेंज से कम है। तो इन मिसाइल को कैरी करने के बावजूद आप इनकी पूरी कैपेबिलिटी को यूटिलाइज कर ही नहीं सकते। ऑल्दो जो पुराने KLJ-7 वर्जन जो कि JF-17 के ब्लॉक 1 और 2 में लगे हुए थे, उनसे यहाँ पर एक अच्छा अपग्रेड आपको मिला है AES से टेक्नोलॉजी को यूज करने पर, और रेंज में जो बढ़ोतरी मिली है वो करीबन 50% की मिली है। तो 100 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज जो कि 5 मीटर स्क्वायर RCS के लिए पहले थी, अब वो बढ़कर 150 किलोमीटर के अप्रॉक्स हो गई है। पर फिर भी ये सफिशिएंट नहीं है ऐसे एडवांस वेपन्स को फायर करने के लिए। साथ में ये चीज़ भी हमको बता दें कि कई जगह पर 5 मीटर स्क्वायर RCS के लिए मैक्सिमम रेंज 200 किलोमीटर की बताई जा रही है, जो कि इनएक्यूरेट है, क्योंकि डिफरेंट मोड में वही रेंज 85 किलोमीटर के अप्रॉक्स की कोट करी जा रही है। तो ये अनवेरीफाइड डेटा से है। बाकी अगर लिक्विड कूल्ड रडार में भी 200 किलोमीटर की रेंज है और इनका एयर कूल्ड भी इतनी ही रेंज देता है, तो दुनिया बेवकूफ़ नहीं है कि लिक्विड कूल्ड रडार को यूज करेगी कॉम्प्लेक्सिटी और पावर रिक्वायरमेंट को बढ़ाकर। बाकी कई ब्रोशर में 170 किलोमीटर की भी मैक्सिमम रेंज क्लेम करी जाती है, जिसकी पॉसिबिलिटी 200 किलोमीटर से ज़्यादा है, पर रियलिस्टिकली ये 150 किलोमीटर के अप्रॉक्स की है। तो अगर 100 किलोमीटर की भी आपको रेंज मिल रही है एक फाइटर साइज ऑब्जेक्ट के लिए, जो कि 2 मीटर स्क्वायर से 0.5 मीटर स्क्वायर RCS तक का है, तब भी ये डिसेंट रडार है, लेकिन इतना डिसेंट नहीं है कि PL-15 जैसी मिसाइल को फायर कर पाए। और शायद यही कारण है कि अभी तक PL-15 मिसाइल्स को JF-17 से नहीं देखा गया है। तो अगर PL-15 इनसे फायर नहीं होती तो PL-17 इंटीग्रेट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और फ्यूचर में अगर ये गांडीव मिसाइल के बराबर जो PL-21 या फिर PL-XX मिसाइल चाइना द्वारा डेवलप करी जा रही है उसे भी इंडक्ट कर लेते हैं, तो उसकी भी पूरी कैपेबिलिटी को यूटिलाइज नहीं कर सकते। हाँ, एक कंडीशन में ये चीज़ पॉसिबल है, और वो डेटा लिंकिंग के साथ है। और क्योंकि ये चाइनीज़ मिसाइल है और चाइनीज़ डेटा लिंक के साथ आएगी, तो अवैक्स को भी अगर ये यूज़ करना चाहते हैं इन मिसाइल्स को गाइड करने के लिए, तो इनको चाइनीज़ अवैक्स ही यूज़ करने पड़ेंगे, जबकि फिलहाल ये यूरोपियन अवैक्स पर डिपेंडेंट है, जो कि साप का एरिया ही है। तो JF-17 ब्लॉक 3 अपग्रेड्स के साथ इनको एयरक्राफ्ट जल्दी मिल भी गए और सब इसमें इंडक्ट भी हो रहे हैं। पर सवाल इस पर जरूर उठता है कि ये फ्यूचर में कितना समय तक रेलेवेंट रहेंगे, क्योंकि प्रेजेंट में तो ये रेलेवेंट है, पर कोई फ्यूचर प्रूफिंग यहाँ पर नहीं दिख रही है। इवन आने वाले 5 साल के लिए भी जो टेक्नोलॉजीज अभी बनकर आने वाली हैं, वो इनके साथ कितना कंपैटिबल रहेंगे, इस पर भी सवाल उठता है, क्योंकि यहाँ पर रडार की कैपेबिलिटी भी लिमिटेड है, डेटा लिंकिंग का स्तर जो है वो भी क्वेश्चनेबल है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी भी क्वेश्चनेबल है। तो कुल मिला जुला कर ऐसा कह सकते हैं कि ये एयर टू सरफेस ऑपरेशन के लिए ज़्यादा ऑप्टिमम रहेंगे एयर टू एयर ऑपरेशंस के बजाय। पर उस केस में भी एक सवाल उठ जाता है कि इनकी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी और रेंज दोनों लिमिटेड है, तो इनके साथ एयर टू सरफेस ऑपरेशन भी कितना रेलेवेंट रहेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। तो अगर पाकिस्तान इंडिया को थ्रेट मानता है, तो JF-17 को लेकर इसका जो ऑपरेशनल यूसेज है वो फ्यूचर देखते हुए क्वेश्चनेबल हो जाता है, क्योंकि अगर ये प्लेटफॉर्म तेजस के अगेंस्ट भी ये पिच करते हैं तो उसके अगेंस्ट भी परफॉर्मेंस इनकी नीचे रहती है। तेजस मार्क 1A को पाकिस्तान द्वारा मॉक जरूर किया जाता है या फिर मजाक जरूर इसका उड़ाया जाता है
कि अभी तक ये सर्विस में इंडक्ट नहीं हुआ, यहाँ पर इतनी डिले हुई है, जो कि डेफिनेटली केस है। पर मार्क 1A के साथ, जो कि मार्क 1 पे अपग्रेड है, किसी भी तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए गए हैं, कोई शॉर्टकट नहीं लिए गए हैं और अपग्रेड्स ऐसे प्लान किए गए हैं कि ये आने वाले 1 दशक तक रेलेवेंट रहें। तो प्रॉपर पावरफुल रडार है, वेपन पैकेज है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है और डेटा लिंकिंग है, जो कि फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी वेपन्स आएंगे, चाहिए अस्त्र मार्क 2 हो, गांडीवम हो, इनके इंटीग्रेशन में कोई परेशानी नहीं आएगी और ऑनबोर्ड रडार और डेटा लिंकिंग भी इनकी पूरी कैपेबिलिटी को यूटिलाइज करने में सपोर्ट करेंगे। बाकी कैट्स यानी कि कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया जा रहा है, जिसमें LC-30 को सेंटर में रखते हुए पूरा कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम डिजाइन किया जा रहा है। तो प्रॉपर फ्यूचर प्रूफिंग आपको LC-30 के केस में दिखाई देगी। इवन ये बात भी आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके फ्यूचर अपग्रेड्स पर भी हम आज से काम कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत AI का इंटीग्रेशन भी प्लान किया गया है। तो ऐसे छोटे एयरक्राफ्ट जिनकी रेंज लिमिटेड है, पेलोड कैपेसिटी लिमिटेड है, उनको आप एयर टू सरफेस ऑपरेशन में इफेक्टिवली इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनको इस्तेमाल जरूर किया जा सकता है, पर उस इफेक्टिवनेस से नहीं किया जा सकता जैसे आप Su-30M या फिर मिराडिस को कर सकते हैं। तो इनका एयर टू एयर कैपेबिलिटी में पंच पैक करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वहां ये डेफिनेटली शाइन कर सकते हैं। फॉर्चुनेटली LC-30 मार्क 1A के जो अपग्रेड्स हैं, वो इस चीज को दिमाग में रखते हुए डिजाइन किए गए हैं और जो भी इंपॉर्टेंट सेंसर्स एयर टू एयर ऑपरेशन के लिए पर्टिकुलर इस्तेमाल होते हैं, उनमें किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। वहीं पर JF-17 के केस में ऐसा लगता है कि बहुत जल्द इनको दोबारा अपग्रेड करने की रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करेगी, पर अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसा कोई भी अपग्रेड पैकेज अवेलेबल है या उस पर काम किया जा रहा है, इसको लेकर जानकारी नहीं है। हाँ, कुछ इन्फॉर्मेशन इस चीज़ को लेकर जरूर आती है कि टर्किश मिसाइल्स यहाँ पर इस्तेमाल हो सकती हैं, जिनके अंतर्गत गॉगडोगॉन मिसाइल को इनसे इंटीग्रेट किया जा सकता है, जो कि एक अपग्रेड PL-12 पर जरूर होगा, पर कोई फ्यूचर प्रूफिंग नहीं है। और PL-15 एक ज़्यादा बेहतर मिसाइल है। तो जब तक ये एयरक्राफ्ट को अपग्रेड नहीं करते हैं, जिसके अंतर्गत रडार का अपग्रेड, डेटा लिंक का अपग्रेड, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट का अपग्रेड नहीं होता है, तब तक इस एयरक्राफ्ट में आप फ्यूचर के वेपन्स नहीं लगा सकते हैं या फिर उनकी कैपेबिलिटी को प्रॉपर्ली नहीं यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अभी तक ये चीज़ ज़रूर देखी गई है कि जो टर्किश सब सिस्टम्स और वेपन्स हैं, उनको इंटीग्रेट JF-17 से किया गया है और चाइना को कोई परेशानी नहीं रही है। लेकिन अगर फ्यूचर में पाकिस्तान द्वारा टर्की को देखा जाता है इन प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करने के लिए, तो उसमें चाइना परमिशन देगा या नहीं देगा, ये देखने वाली बात होगी। बाकी क्योंकि यहाँ रशियन इंजन है, तो उनका भी इन्वॉल्वमेंट नेसेसरी होगा। तो पर्सनली हमें ऐसा लगता है कि चाइना के बजाय टर्की यहाँ पर एक ज़्यादा बेहतर पार्टनर हो सकता है पाकिस्तान के लिए इन प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करने का, पर वो फिलहाल के लिए एक ट्रिकी पार्ट है। तो ये फ़ायदा होता है खुद का डोमेस्टिक इकोसिस्टम होने का। इंडिया को किसी पर रिलाय नहीं करना है अपने प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करने के लिए। हम जब चाहें, जैसे चाहें इन प्लेटफॉर्म को अपग्रेड कर सकते हैं और यही फायदा में तेजस के साथ हो रहा है। यहाँ पर समय ज़रूर लग रहा है, जिसका मजाक हमारे पड़ोसी फिलहाल उड़ा रहे हैं, पर फ्यूचर में उनको समझ में आएगा कि इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है। और ये कोई डिस्टेंट फ्यूचर की बात नहीं हो रही है, ये नियर फ्यूचर की बात हो रही है। तो ये JF-17 की एक्सप्रेस डिलीवरी को एंजॉय कर सकते हैं और एक टेम्पररी एज मेंटेन कर सकते हैं नंबर्स का, पर जो कैपेबिलिटी का एज है वो हमारे द्वारा ही मेंटेन किया जाएगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।